हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ साइकोलॉजी के ही बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो कि एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फ़र्स्ट पेपर में भी जो सेकेंड यूनिट दी हुई है वो रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है, और वहाँ पे भी आपको इस तरह के टॉपिक्स आपको वहाँ भी कवर करने होते हैं। तो अगर आप इस सेशन की तैयारी यहाँ पर करते हैं तो फर्स्ट पेपर की भी उस सेक्शन की तैयारी आपकी बिल्कुल हो जाती है। और साथ ही साथ में ये वीडियो सिर्फ एनटीए नेट के बच्चों के लिए ही नहीं है, बल्कि जो भी जिस भी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी क्लासेस में भी अगर किसी भी बच्चे को स्टैट्स पढ़ना होता है, अगर हम बीएड की बात कर लें या फिर हम एमएड की बात करें, बीटीसी की बात करें, बेसिक लेवल पर वहाँ भी थोड़ा बहुत पढ़ना होता है स्टैट्स के बारे में, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात कर लें, तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जिन्हें कि अपने लिए स्टैट्स की तैयारी वहाँ पर करनी होती है। यहाँ पर साइकोलॉजी के बच्चों के लिए बेनिफिट क्या हो जाता है कि इन चीज़ों से पहले से ही ये बच्चे नोन होते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल और मास्टर्स लेवल पर उनको इसकी प्रॉपर इसकी तैयारी कराई जाती है। एक मेन पेपर के रूप में ये पेपर पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो नॉन स्टैटिस्टिकल जो बच्चे होते हैं, वहाँ पे उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके लिए ये चीज़ें नहीं होती हैं। बट यहाँ पे मैंने ट्राई किया है कि बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कराऊँ और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपको ये डिफ़ाइन करवाऊँ, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो समझने में। और बुक रीडिंग तो आपको करना ही होगा, आपको वीडियो देखने से कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सिर्फ वीडियो देख लेने से क्या एनटीए नेट की तैयारी हो जाएगी। तो मैं उनको रिप्लाई में भी बताती हूँ, और मैं आज उनको मैं सजेस्ट भी करना चाहूँगी कि सिर्फ वीडियो देखने से आपकी एनटीए नेट की तैयारी नहीं होगी, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपके लिए बुक स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करते रहें। एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर आपको सॉल्व करते जाना है और बार बार आपको सॉल्व करना है। साथ ही साथ में अपनी वीडियोस में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताती हूँ, जिसको कि यूज़ करके आप इसकी तैयारी प्रॉपर आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी वीडियोस में आपको बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ें मिलती हैं, फैक्ट वाली चीज़ें मिलती हैं, आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट्स मिलते हैं। आपको बुक इसके लिए भी, इसको भी समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास में बुक की स्टडी आपने करी होगी, तभी आप इसको भी अच्छे से आप समझ पाएंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी स्टैट्स के बारे में, व्हाट इज़ स्टैट्स, और हमने उसको प्रॉपर हमने इसको समझा था। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टैट्स के बारे में, कि स्टैट्स को, सांख्यिकी को कितने प्रकारों में डिवाइड किया गया है। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे, अगर हम बुक की बात करेंगे तो बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने या फिर साइंटिस्ट ने स्टैट्स को अपने अपने तरीके से डिफ़ाइन भी किया है और अपने अपने टाइप्स भी बतलाए हुए हैं। लेकिन अगर हम मेनली टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर पूरी सांख्यिकी को, पूरे स्टैट्स को दो भागों में बांटा गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरामेट्रिक स्टैट्स एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स। यहाँ हम इसको वन बाय वन इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ पैरामेट्रिक स्टैट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आ जाता है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, तो पूरी जो स्टैट्स के आगे जो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होने वाले हैं आपके लिए, वहाँ पर वो बहुत ही ईजी वे में आपके वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बिल्कुल होते ही होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज़ पैरामेट्रिक स्टैट्स। प्राचलिक सांख्यिकी का अर्थ वह सांख्यिकी है जिसमें प्रदत्त यानी डेटा का संबंध ऐसी जनसंख्या से होता है जो प्रसामान्य वितरण की अभिधारणा पर आधारित होता है। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आता है, प्रसामान्य वितरण, जिसको कि इंग्लिश में हम कहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? इसके लिए प्रॉपर आपकी सिलेबस में इसको अलग से दिया गया है। ये प्रॉपर अलग से एक पूरा चैप्टर होता है, अलग से एक पूरा एक यूनिट है, जिसको कि मैं आपको आगे की वीडियोस में कराऊंगी। यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जहाँ से सैंपल चूज़ किए जाते हैं, जिस पॉपुलेशन से सैंपल को चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, उस पॉपुलेशन में प्रसामान्य वितरण होना चाहिए। मीन्स जो वो पॉपुलेशन है वो
एक जैसी होनी चाहिए वो। अगर हम एज लेवल की बात करें या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करें या फिर अर्बन या फिर रूरल एरियाज़ की बात करें, मीन्स किसी भी अगर हम क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए, मीन्स एक जैसी पॉपुलेशन वहाँ पर होनी चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बिल्कुल स्टैट्स में हमारे साथ आगे तक चलने वाला है। और आगे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में भी पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, बहुत ही अच्छा भी है, जिसको कि हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। एक चीज़ आपको पैरामेट्रिक में याद रखना है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है। और यहाँ पर इसी अर्थ में आगे हम देखते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट है रेबर ने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है अपने वर्ड्स में। इन्होंने बतलाया है कि प्राचलिक सांख्यिकी का तात्पर्य उन सांख्यिकीय कार्य प्रणालियों से है जिनके लिए आवश्यक है कि विश्लेषण के अधीन प्रतिदर्श प्रदत्त ऐसी जनसंख्या से लिए गए हों जिसमें सामान्य वितरण की विशेषता उपलब्ध हो। मीन्स इन शॉर्ट, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बतलाया कि जहाँ से सैंपल चुना गया हो वो जो पॉपुलेशन होनी चाहिए वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होनी चाहिए। इसी चीज़ को रेबर ने यहाँ पर अपने लैंग्वेज में यहाँ पर डिफ़ाइन किया है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। बुक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको और भी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों की डेफिनेशंस मिल जाएंगी। तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पर मुझे टाइम वेस्ट करना चाहिए ट्रांसलेशन में। आगे हम एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। पीटर एंड निकी ने अपनी डेफिनेशन दी है 1991 में, इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। इनके अनुसार प्राचलिक सांख्यिकी, आगे हम देख लेते हैं। का तात्पर्य उन प्रविधियों से है जो इस मान्यता पर आधारित होती हैं कि मापन का संबंध किसी अंतराल मापनी से है तथा प्राप्तांक प्रसामान्य वितरण से लिए गए हैं। यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आई हैं, जैसे कि अंतराल मापनी, इंटरवल स्केल। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर नहीं होंगी। आगे जब हम थर्ड यूनिट को पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। व्हाट इज़ अलग अलग टाइप्स के स्केलिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ भी इनकी अगर हम डेफिनेशन को देखते हैं तो यहाँ भी हमें यही चीज़ निकल कर सामने आती है कि जो हमारा जो सैंपल होना चाहिए वो प्रसामान्य वितरण नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए। मीन्स ऐसी पॉपुलेशन से वहाँ पर सैंपल को चुना जाना चाहिए जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मीन्स एक समान जनसंख्या वहाँ पर हो। एक और डेफिनेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। मायस, इन्होंने बतलाया है कि प्राचल सांख्यिकी उन सांख्यिकी का एक मुख्य प्रकार है और यह प्रसामान्य वितरण पर आधारित होता है। मीन्स जितने भी, क्योंकि प्रसामान्य वितरण जो है ये प्राचलिक सांख्यिकी के लिए बहुत ही मेन थिंग है, और इसलिए जितने भी डेफिनेशंस हम यहाँ पर देखते हैं, 2 से 3 डेफिनेशन इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं कि यहाँ पर हमें सारे डेफिनेशन में यही चीज़ें देखने को मिली हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ये बेस्ड होना चाहिए। अब आगे जब हम इसके पैरामेट्रिक स्टैट्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके एडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये पैरामेट्रिक स्टैट्स और भी ज़्यादा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरामेट्रिक स्टैट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको एजम्पशंस भी कह सकते हैं। मीन्स इसकी विशेषताएँ, इसकी प्रकृति, प्राचलिक सांख्यिकी की विशेषताएं, इसकी प्रकृति या फिर इसकी अवधारणाएं, इसके एजम्पशंस क्या होने चाहिए। तो इसकी जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो विशेषता होती है, सबसे पहली विशेषता यही है। अगर हम ऊपर के सारे डेफिनेशंस को हम देखते हैं तो मेन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए, जैसा कि मैं अभी तक बताती आ रही हूँ। साथ ही साथ में सेकंड, इसका जो नेचर या फिर एजम्पशंस हम देखते हैं या फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं, तो देखते हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ सैंपल। मीन्स यहाँ पे जो सैंपल्स चुने जाते हैं वो स्वतंत्र रूप से चुने जाने चाहिए। मीन्स यहाँ पर किसी भी तरह के बायस्ड का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी अलग तरह से यहाँ पर सैम्पलिंग को सेलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। मीन्स सैंपल को सेलेक्ट करने में भी पूरी पारदर्शिता,
को अप्लाई करना चाहिए पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी शुद्धता के साथ यहाँ पर सैंपल को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि द सेम सैम्पलिंग वेरिएबल। इसके बाद में अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। अब यहाँ पे बात आती है कि इंडिपेंडेंटली हम सैंपल को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब मैंने आपको सैम्पलिंग के वीडियोस मैंने जब दिए थे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर मैंने रैंडम सैम्पलिंग के बारे में बतलाया था कि जो रैंडम सैम्पलिंग होता है वो बिल्कुल किसी भी तरह से वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी पर भी बेस्ड नहीं होता, किसी भी बायस्ड से इफ़ेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सैम्पलिंग होनी चाहिए वो रैंडम सैम्पलिंग पर यहाँ पर बेस्ड होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ में एक चीज़ और यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर आता है, द सेम सैम्पलिंग वेरिएबल। इसका मतलब है एक ही प्रतिचयन विचलन। मीन्स यहाँ पर है कि जब एक से अधिक जनसंख्याओं का प्रतिचयन किया जाता है तो उनमें से एक ही विचलन होता है, अर्थात उसके विचलनों का अनुपात एक जैसा हो। जब हम आगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें हमारे ये सारे पॉइंट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी और व्हाट इज़ वेरिएशन, ये चीज़ें वहाँ पर हमारी क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही साथ में एक और यहाँ पर इसके एज्यूम्शंस हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन। मीन्स यहाँ पे प्राचलिक सांख्यिकी वहाँ पर यूज़ की जाएगी जहाँ पर डेटा को हम अर्थमेटिकली वहाँ पर ऑपरेट कर सकें। मीन्स वहाँ पर हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें हम वहाँ पर अप्लाई कर सकें। सो बुक में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। और आगे हम देख लेते हैं इसके एडवांटेज के बारे में, देख लेते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं या फिर इसके क्या गुण बतलाए गए हैं, इसके क्या मेरिट्स बतलाए गए हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो मेरिट है या फिर इसका जो एडवांटेज है वो होता है रिलायबिलिटी। मीन्स यहाँ पे पैरामेट्रिक स्टैट्स के द्वारा जो भी कैलकुलेशन किए जाते हैं या फिर जो भी रिज़ल्ट निकाले जाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी भी होती है और वो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है, काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले तो जो सैंपल का सिलेक्शन होता है, किसी भी रिसर्च की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो पहली मिस्टेक होती है वो सैंपल सिलेक्शन में ही होती है। अगर सैंपल सिलेक्शन में पूरी पारदर्शिता नहीं रखी जाती है तो उससे हमारी पूरी स्टडी, हमारा पूरा रिसर्च वहाँ पर इफ़ेक्टिव होता है। इसलिए पैरामेट्रिक स्टैट्स का, क्योंकि ये मेन एज्यूम्शंस है कि यहाँ पर बिल्कुल सैंपल जो है वो रैंडम सैम्पलिंग पर बेस्ड होना चाहिए, उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, सैम्पलिंग बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर इसके रिलायबल होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर उसकी जो आंकड़ों की जो एक्यूरेसी होती है, आंकड़ों की जो शुद्धता होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में जहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड जहाँ पर पॉपुलेशन होती है वहाँ पर इस तरह के स्टैटिस्टिकल मेथड का, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं ट्रू डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स स्टैटिस्टिकल पावर एंड हेल्पफुल फॉर लार्ज सैंपल। मीन्स यहाँ पे अगर हमारे सामने बहुत बड़ा सैंपल होता है, हमारे सामने अगर सैंपल साइज़ काफ़ी ब्रॉड होता है तो वहाँ पर हम पैरामेट्रिक रिसर्च का ही हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि प्राचलिक सांख्यिकी में सांख्यिकीय शक्ति भी पाई जाती है। मीन्स यहाँ पर द ट्रू स्टैटिस्टिकल पावर क्यों पाई जाती है? क्योंकि सांख्यिकीय जो है वो सांख्यिकीय रूप से सार्थक प्रभावों को निर्धारित करने में प्राचलिक सांख्यिकी बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। और इसके साथ ही साथ में जहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होता है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैरामेट्रिक स्टैट्स का ही यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे दो मीन्स को कंपेयर करना, दो मीन्स के बीच में जो वास्तविक अंतर होता है उसको भी निर्धारित करने में ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मीन्स यहाँ पर एक्यूरेसी पूरी पाई जाती है क्योंकि 0.0001 तक को भी यहाँ पर एक्यूरेटली यहाँ पर डिफ़ाइन किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर दो मीन्स को भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर उसको डिफरेंसेस उसको भी बतलाया जा सकता है।
तो मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पैरामेट्रिक स्टैट्स जो होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मीन्स किस जगह पे हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करेंगे। तो जहाँ पर पॉपुलेशन बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड हो, साथ ही साथ में जहाँ पर हमारा जो सैम्पल साइज़ है वो काफ़ी ब्रॉड हो, वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। हमारे पास अगर पूरा टाइम होता है, अगर प्रॉपर टाइम होता है, तो हम इसका ही यूज़ करेंगे, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड का ही यूज़ करेंगे। क्योंकि टाइम की बात यहाँ पर क्यों आई है, इसलिए आई है क्योंकि ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े से ज़्यादा टफ हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। इसलिए इसको करने में, इसको बनाने में, इसके द्वारा डेटा को एनालिसिस करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हमारे पास प्रॉपर टाइम है तो हम वहाँ पर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स का ही यूज़ करेंगे। साथ ही साथ में हमारा सैम्पल साइज़ अगर बहुत बड़ा हो तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे। अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए तो वहाँ पर हम पैरामेट्रिक रिसर्च का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, इस तरह की जगहों पर हम पैरामेट्रिक रिसर्चेस का ही यूज़, हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स का ही हम यूज़ करेंगे। और अगर आगे हम इसके डिसएडवांटेज की बात अगर हम करते हैं कि इसके क्या क्या दोष हैं, या फिर हम दोष नहीं कह सकते, इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसके जो डिसएडवांटेज हो जाते हैं या फिर इसका जो लिमिटेशन हो जाता है पैरामेट्रिक स्टैट्स का, वो हो जाता है रिजिड एज्यूम्शंस। यहाँ पर क्योंकि इसकी जो अवधारणाएं बतलाई गई हैं वो थोड़ा सा कठिन बतलाई गई हैं, इसकी अवधारणाएं थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं, थोड़ी सी कठिन है, थोड़ी रूड है, इसलिए इसको हर जगह पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ में इसका लिमिटेड स्कोप हो जाता है। लिमिटेड स्कोप क्यों हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अगर अपने सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो हमें जहाँ से, जिस पॉपुलेशन से अपने सैंपल को निकालना है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है तो हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए इसका स्कोप जो है, इसका कार्यक्षेत्र जो होता है वो थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। उसके बाद है यूज़लेस फॉर स्मॉल सैम्पल्स। अगर हमारा सैम्पल साइज़ छोटा है, मेनली माना जाता है कि 30 तक के सैम्पल साइज़ जो होते हैं वो छोटे सैम्पल साइज़ होते हैं, और अगर सैम्पल साइज़ हमारा 30 एबव होता है तो उसको हम लार्ज साइज़ का सैम्पल हम कहते हैं। तो अगर हमारे पास, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स को कहाँ यूज़ किया जाता है, जहाँ की हमारा सैम्पल साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसकी लिमिटेशन भी इसकी जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट हो जाता है कि जहाँ पे सैम्पल साइज़ छोटा होता है वहाँ पर हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते। साथ ही साथ में लैक ऑफ टाइम, इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मेथड्स काफ़ी लॉन्ग होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, थोड़े से टफ भी होते हैं, कैलकुलेशंस इसमें बहुत ही ज़्यादा करने पड़ते हैं। इसलिए अगर समय की कमी होती है हमारे पास तो हमें पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, हम बड़े बड़े कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें हमारा दिमाग भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी लिमिटेशन हो जाती है कि इसमें टाइम और मेहनत बहुत ही ज़्यादा हमें लगता है। इसके बाद हम देखते हैं यूज़लेस फॉर रैंकिंग डेटाज, जहाँ पर डेटाज न्यूमेरिकल रूप में ना होकर वहाँ पर रैंक के रूप में अगर होता है तो वहाँ पर हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आगे चलकर हम कोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कोरिलेशन के अलग अलग टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के कोरिलेशंस हैं। जैसे रैंक डिफरेंस कोरिलेशन है, वहाँ पर रैंकिंग में डेटाज हमारे सामने होते हैं तो वहाँ पर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करेंगे। वहाँ पर हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन हम वहाँ पर निकालेंगे, जो कि नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है। और अगर हम प्रोडक्ट मूवमेंट की बात करें, अगर हम पियर्सन आर की बात करें तो पियर्सन आर जो होता है वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड है, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। जैसे बहुत सारे आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम खुद ही हम डिफ़ाइन करते चले जाएंगे कि कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड पैरामेट्रिक हैं और कौन से नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। जैसे काई स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड हो जाता है, और अगर हम पॉइंट बाई सीरियल की बात करते हैं तो ये पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो जाता है। तो आगे अभी ये बस स्टार्टिंग है, ये बस शुरुआत है, आपको बिल्कुल प्रिपेयर रहना है इन चीज़ों के लिए। आगे बहुत
सारे बहुत अच्छे अच्छे हमें स्टैटिस्टिकल मेथड्स को पढ़ना है, तो आप इसके लिए अब बी प्रिपेयर, आप अभी से आप तैयार रहो। सो यहाँ पर हमने बात की पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अभी ये बिल्कुल जस्ट हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं स्टैट्स का, आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स ऐसे आए हैं जिसको आगे हम प्रॉपर डिफाइन करने वाले हैं। सो आप बुक को भी स्टडी करें, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और आगे हम अब देखते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ये यहाँ पर हमने पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड हमारा कंप्लीट होता है, और आगे हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड के बारे में पढ़ते हैं। सो जैसा कि हमने पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड को पढ़ा, हमने जैसा कि प्राचलिक सांख्यिकी को पढ़ा है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा अप्राचलिक सांख्यिकी मेथड्स। मीन जो प्राचलिक सांख्यिकी के जो डिसएडवांटेज हो जाएंगे वो यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड के एडवांटेज हो जाएंगे। जहाँ पर यहाँ पर जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स के हमने जो एज्यूम्शंस पढ़े हैं वहाँ पर जस्ट इसका ये अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको, अगर आपको पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड आपको समझ में आ गया है तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड को मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इसको बता देती हूँ, इसको मैं स्टार्ट कराती हूँ। नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स, इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन स्टैट्स भी कहा जाता है, और इसका संबंध ऐसे वितरण से होता है जो प्रसामान्य नहीं होता। जैसा कि हमने पैरामेट्रिक में पढ़ा कि वहाँ पर पॉपुलेशन जो होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है, जस्ट उसका अपोजिट नॉन पैरामेट्रिक में यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड नहीं होता है। यहाँ पर 2-3 डेफिनेशंस भी दी गई हैं, इसको हम देख लेते हैं। जैसे स्ट्रैटन एंड हेज ने बतलाया है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स which do not require that the data should fit requirements such as internal scaling and normal distribution। मीन्स जैसा कि हमने पैरामेट्रिक में पढ़ा था कि वहाँ पर अंतराल मापनी होनी चाहिए और प्रसामान्य वितरण मुख्य रूप से होना चाहिए। यहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट है कि यहाँ पर ऐसे किसी भी डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड हो और जो इंटरनल स्केलिंग पर जो बेस्ड हो। आगे इसी तरह से चैपलिन की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। चैपलिन 1975 ने इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी हुई है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स इज़ द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विथ डिस्ट्रीब्यूशन विच आर नॉट नॉर्मल्स। मीन्स यहाँ पे जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स है वो सांख्यिकी की एक वह शाखा है जो कि वहाँ पर डील करता है या फिर जिसको कि वहाँ पर उपयोग किया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड नहीं होते हैं। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे फटाफट हम इसके एज्यूम्शंस के बारे में देख लेते हैं, इसके साथ में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सो आगे हम देखते हैं एज्यूम्शंस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च या स्टैट्स। अप्राचलिक सांख्यिकी की अवधारणाएं या विशेषताएं या इसकी प्रकृति। सो यहाँ हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। यहाँ पर जो पॉपुलेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, और यहाँ पर कोई भी ज़रूरी नहीं है कि पॉपुलेशन प्रसामान्य वितरण पर ही आधारित हो, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं होता है। इनफैक्ट इसका यूज़ वहीं पे किया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड नहीं होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिबायस्ड ऑब्जर्वेशन। मीन्स यहाँ पर इसकी एक शर्त ये भी होती है या इसकी एक अवधारणा वो भी होती है जहाँ पर अवलोकन जो है वो अपक्षपाती हो। मीन्स यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो होता है वहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रिसर्चर के एज्यूम्शंस, रिसर्चर के बिहेवियर, रिसर्चर की जो स्टीरियोटाइप्स है या फिर उसके जो प्रेजुडिस है उसका वहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं कॉन्टिन्यूटी फ्री, निरंतरता मुक्त। मीन्स यहाँ पर इस तरह की सांख्यिकी के लिए आंकड़े जो होते हैं उनमें निरंतरता होना आवश्यक नहीं होता है। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस सांख्यिकी का यूज़ हम वहीं पे करते हैं जहाँ पर बिल्कुल जो हमारे डेटा होते हैं वो
कंटिन्यू नहीं होते हैं, वहीं पर हम इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ में अगर हमें नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स का अगर हमें यूज़ करना है तो हम वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा सैम्पल साइज़ छोटा होता है, वहीं पर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ में ऑर्डिनल डेटा मीन्स यहाँ पे क्रम सूचक प्रदत्त मीन्स एक, या फिर हम कह सकते हैं नॉमिनल डेटा। आगे हम अलग अलग डेटाज़ के बारे में भी पढ़ेंगे कि डेटाज़ या फिर अलग अलग रिसर्चेस कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे, मापनी के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम नॉमिनल स्केलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे और अलग अलग टाइप्स के स्केलिंग होंगे, वहाँ पर आपको ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्डिनल डेटा पर यहाँ पर बेस्ड होना चाहिए अगर हम नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च को यूज़ कर रहे हैं, और साथ ही साथ में नॉमिनल डेटा पे भी जो डेटा बेस्ड होते हैं वहाँ पर भी हम इसका यूज़ हम ईज़िली कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने एज्यूम्शंस की बात करी। अब आगे हम देखते हैं इसके एडवांटेज के बारे में कि इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज है वाइडर स्कोप, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा स्मॉल सैम्पल पर यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूटी फ्री होना चाहिए, अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री पॉपुलेशन पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, नॉमिनल डेटा ऑर्डिनल डेटा पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स यहाँ हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड से बहुत ज़्यादा वाइडर, बहुत ज़्यादा जगहों पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए इसका जो स्कोप होता है बहुत ही ज़्यादा ये वाइडर हो सकता है। साथ ही साथ में टाइम सेविंग भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं कि कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर एक बार उन कैलकुलेशंस को समझ लेता है तो फिर वो लाइफ टाइम नहीं भूलता है, ईजिली उसको ऑपरेट वो कर सकता है। मीन्स यहाँ पर बहुत ही ईजी कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा टाइम भी सेव होता है, हमारी मेहनत भी सेव। मीन्स यहाँ पर जब हमारा सैम्पल साइज़ छोटा होता है तो हम वहाँ पर बिल्कुल ईज़िली इसको हम यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में डाउटफुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर प्रसामान्य वितरण डाउटफुल होता है, मीन्स पॉपुलेशन प्रसामान्य रूप से वितरित है या नहीं है, वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। डेटा इन द फॉर्म ऑफ रैंक्स एंड रेटिंग्स, जब डेटा रेटिंग्स के फॉर्म में होते हैं या फिर रैंकिंग के फॉर्म में होते हैं वहाँ भी हम नॉन पैरामेट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्यूशन ऑफ एज्यूम्शंस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड एज्यूम्शंस नहीं होते हैं, डिफ़िकल्ट एज्यूम्शंस नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको बिल्कुल ईजिली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसके एडवांटेज हो गए। अब हम इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज वही होंगे जो कि पैरामेट्रिक के एडवांटेज थे, जैसे डिसेबल फॉर सिग्निफिकेंट इफेक्ट, लैक ऑफ एक्यूरेसी, अनरिलायबल, लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल पावर, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैम्पल, यूजलेस फॉर लार्ज सैम्पल साइज। मीन्स यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक का जो डिसएडवांटेज होता है वो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा होता है वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारा जो सैम्पल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमारे जो डेटा होते हैं बहुत अगर रैंक के फॉर्म में नहीं होते हैं तो कई बार इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए होता है, 0.0001 का भी हमें डिफरेंस देखना होता है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी भी डेटा के अंतर को एक मोटा मोटा एक अनुमान बताता है। इसके द्वारा हम बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट हम नहीं निकाल सकते। साथ ही साथ में इसलिए इसकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है, इसकी वैलिडिटी कम हो जाती है। अगर हमारे पास काफ़ी अच्छा टाइम हो और अगर स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करना हमें आता हो तो हमें पैरामेट्रिक स्टैट्स की तरफ ही जाना चाहिए, हमें नॉन पैरामेट्रिक रिसर्च को स्टैट्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं। और आगे अगर हम डिफरेंसेस की बात करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक में, तो वो हम देख लेते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी तक हम इसके बारे में ही बात कर रहे हैं, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक के बारे में ही अब तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। यहाँ पर जो नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग होता है। पैरामेट्रिक में क्या होता है, वहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होता है, और यहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फ्री होता है। इसके साथ ही स्कोप की अगर हम बात करें तो पैरामेट्रिक का जो स्कोप होता है वो थोड़ा सा
कम हो जाता है, क्योंकि इसके एजम्पशंस बहुत हाई होते हैं और उसको पूरा कर पाना हर स्थिति में संभव नहीं हो पाता। इसलिए पैरामेट्रिक का जो क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है, वो थोड़ा सा शॉर्ट होता है और नॉन पैरामेट्रिक का जो स्कोप होता है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। साइज़ ऑफ सैंपल, इसके आधार पर भी दोनों में डिफरेंसेस है। जहाँ पर हमारा सैंपल साइज़ लार्ज होता है वहाँ पर हम पैरामेट्रिक का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा सैंपल साइज़ शॉर्ट होता है वहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मीन्स यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात करें तो पैरामेट्रिक स्टैट्स जो होता है, पैरामेट्रिक स्टैट्स का जो मेथड्स होता है वहाँ पर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, बहुत ही हार्ड हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही ईजी वे में हो जाते हैं। इसके साथ ही टाइम एंड लेबर, पैरामेट्रिक स्टैट्स के थ्रू अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर हमारा टाइम और हमारी मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। और नॉन पैरामेट्रिक में क्योंकि कैलकुलेशंस काफ़ी शॉर्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते, इसलिए बहुत ही कम टाइम में हम यहाँ पर अपने रिज़ल्ट को, अपने कंक्लूज़न तक हम पहुँच जाते हैं। आगे देखते हैं नेचर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर जो आंकड़े होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फ्री डेटास हो सकते हैं। आगे देखते हैं बॉन्डेज ऑफ एजम्पशंस। यहाँ पर पैरामेट्रिक की जो अवधारणाएं होती हैं, अवधारणाएं दी गई होती हैं वो थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा रिजिड होता है, थोड़ा रूड होता है। हर कंडीशन में हम पैरामेट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते। जहाँ पर पैरामेट्रिक के एजम्पशंस पूरे हो सकते हैं सिर्फ वहीं पर हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। जबकि नॉन पैरामेट्रिक में क्या है कि इसके एजम्पशंस बहुत ज़्यादा हाई नहीं होते और नॉर्मली हमको ईजिली इसके एजम्पशंस कहीं भी पूरे हो जाते हैं, इसलिए हम नॉन पैरामेट्रिक को हम बहुत ही ईजिली हम कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से आगे और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे डेंजर ऑफ वॉल्यूशन ऑफ एजम्पशंस, एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, स्टैटिस्टिकल इफिशियंसी, इजी ऑफ एप्लीकेशन, स्पीड ऑफ एप्लीकेशन, एप्रोप्रिएट स्केल्स एंड डेविएशन। सो इस तरह हम देखते हैं कि अगर दोनों में डिफरेंसेस की हम बात करें तो यहाँ पर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड में रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है, 0.01 को भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड में बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी, पैरामेट्रिक की अपेक्षा रिलायबिलिटी कम पाई जाती है और साथ ही साथ में वहाँ पर एक्यूरेसी भी कम होती है। इसके बाद में स्पीड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो पैरामेट्रिक को अप्लाई करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जबकि नॉन पैरामेट्रिक को अप्लाई करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमने देखा, इसके डिफरेंसेस को भी हमने देखा है, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में क्या डिफरेंसेस हैं। सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वैसे तो अलग अलग साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने स्टैट्स के अलग अलग टाइप्स बतलाए हैं, लेकिन मेनली इसको दो ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक है। आगे हम जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को पढ़ेंगे वो इस पर ही बेस्ड होने वाला है, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से देखें, समझें और पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके एडवांटेज ले पाएँ। सो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक आज का ये क्लियर होता है, कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।